Good afternoon, everyone. Today we have started our class science, chapter 5 of class 8, Conservation of Plants and Animals, part 3. हम पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी एंड आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं जो कि स्टार्ट होगा रेड डेटा बुक से. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो हमने प्रीवियस पार्ट 2 की वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैसे कौन से एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, कौन से एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं. ठीक है, सो आज हम कवर करने वाले हैं 5.9 रेड डेटा बुक. लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट्स स्टार्ट with red data book. So Professor Ahmed explains about red data book to the children. Professor Ahmed बताते हैं, उनको explain करते हैं कि that what is a red data book. बच्चों को बताते हैं कि रेड डेटा बुक क्या होती है. ओके, ही टेल्स देम दैट द रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक. रेड डेटा बुक एक सोर्स बुक है. ठीक है, रेड डेटा बुक is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. रेड डेटा बुक ऐसी बुक होती है जो एक सोर्स है, एक बुक है, एक रिकॉर्ड है जिसमें सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है. इंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त होने वाले हैं. ठीक है, जो एनिमल्स आपके ख़त्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उनको कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स. एक्सटिंक्ट एनिमल्स किन्हें कहते हैं? जो ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, नाउ रेड डेटा बुक इज़ अ मेंटेन्ड. रेड डेटा बुक एक इस तरीके से मेंटेन्ड होती है इंटरनेशनली ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ठीक है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक. इंडिया जो है वो मेंटेन करके चलती है कि रेड डेटा बुक में सभी प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया के जो हैं उनमें मेंटेन रहें. किन चीज़ के? एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है, इंडिया जो है मेंटेन करता है कि जो रेड डेटा बुक है इंडिया पे उसमें सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड हो. ठीक है, प्लांट्स का भी हो, एनिमल्स का भी हो. नाउ अब हम पढ़ेंगे टॉपिक माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? लेट्स स्टार्ट विद इट. द एक्सक्यूरेशन पार्टी then enters deeper into the forest under the guidance of Mahadev ji. So वहाँ के जो फॉरेस्ट के हेड थे उनसे क्या होते हैं, उनकी गाइडेंस के थ्रू जो एक्सक्रीशन पार्टी होती है वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है. दिस सिट नियर द तवा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. जो एक्सक्यूटिव पार्टी होती है जिसको गाइडेंस दी थी वहाँ के फॉरेस्ट के हेड ने, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए तवा रिजर्वियर रिसेप्शन पे रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए. पहले ऑब्जर्व करती है कि इनमें से जो कुछ बर्ड्स हैं जो रिवर के आसपास हैं. अब देखो बर्ड बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे आप स्वैन डक, ये वाटर वाली डक्स हैं. यस, वाटर वाले बर्ड्स हैं. नाउ अब जो फॉरेस्ट हेड होता है वो बताता है चिल्ड्रन को दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. जो वाटर के आसपास रहती हैं, रिवर के आसपास रहती है, लाइक डक, स्वैन, these are called migratory birds. Okay, these birds have flown here from other parts of the world. ये जो birds हैं ये फ्लो करती हैं. फ्लोन मतलब एक पास्ट टेंस है, मतलब उड़ती हुई जाती हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एक जगह से, एक स्पेसिफिक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं ये बर्ड्स. कौन सी? माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है, इसका हम एग्जांपल जान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आई थिंक गिवन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जाम्पल. सो माइग्रेटरी बर्ड्स आई थिंक आपको जान चुके हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स विच फ्लोन from one specific area to the other specific area of the world is known as migratory birds. ठीक है, for example like duck, swan, और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों उड़ती हैं, क्यों जाती हैं दूसरी जगह से? रीज़न इज दिस, दे फ्लाई टू फार अवे एरियाज, बहुत दूर दूर तक जाती हैं. बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम गिवन टाइम में, एक साल में, तो वो जाती ही हुई हैं. एक साल, एक 1 ईयर 1 मंथ में वो लगभग जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर. क्यों जाती हैं?
क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। अब देखो, अब जो छोटे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बहुत छोटे जो बेबी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस में नहीं रह पाते, दैट्स वाई वो अपने एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ओके। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड। जो रीजन है, जिस रीजन में है, या तो कभी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसमें जो एग वो ले करते हैं वो इनहॉस्पिटेबली नहीं हो पाते, वो मर जाते हैं बच्चे, ठीक है। सो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो डेफिनेशन है यहाँ पे, बर्ड जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जाती हैं किसी दूसरे लैंड तक उनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके। पहली का एक चीज़ था, उसको हमें पढ़ना था। पहली कहती है व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैव नो वुड। अगर हमारे पास कोई लकड़ी ना हो, वुड ना हो, तो हमारे से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मतलब क्या चीज़ होगी। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, किसी जगह वुड अवेलेबल होगा। सो आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। पेपर तो कॉमन चीज़ है जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। सो आई वॉन्डर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर। अगर हम पेड़ काट देंगे तो कहीं पेपर तो होंगे ही नहीं, वुड भी नहीं होंगे, हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे। यस, अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक 5.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ करता है, मतलब बच्चों को समझाता है एक अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, समझाता है कि डिफॉरेस्टेशन से और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि डिफॉरेस्टेशन हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ गलत। लाइक अगर हमें 1 टन पेपर को बनाना हो, जस्ट अ मिनट, अगर हमें 1 टन पेपर को बनाना हो तो हमें पूरे के पूरे 17 जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 17 ट्रीज़ को जो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, तो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनको फुली काटना होगा, ठीक है। उनसे ही पेपर बनेगी। कितने पेपर? सिर्फ और सिर्फ 1 टन पेपर। So therefore, we should save paper. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. बहुत important है that paper recycle हो सकता है 5 to 7 times, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, fill in the blanks में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि किसी भी पेपर को हम रिसाइकल कर रहे हैं, so that it should be recycled for 5 to 7 times, okay. If each student saves at least 1 sheet of paper, अगर एक बच्चा 1 sheet of paper को बचा भी रहा है एक दिन में, so we can save many trees in a year. हम एक साल में बहुत सारे trees को बचा सकते हैं. So we should save, reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy. जो energy use होती है, ठीक है, जो वाटर यूज़ होता है इस पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी सेव होगा। मोreover, जो अमाउंट है हार्मफुल केमिकल्स का जो पेपर के अंदर यूज़ होता है वो भी थोड़ा रिड्यूस होगा, मतलब कम यूज़ होगा, ओके। इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन? क्या डिफॉरेस्टेशन का एक परमानेंट सोल्यूशन है? सो यस, कि हम ज़्यादा पेड़ों को ना काटें, इस वजह से केमिकल्स, वाटर और जो बाकी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो भी कम यूज़ हो, पेड़ भी कम काटे जाएँ, एनर्जी को भी हम सेव करें, ठीक है, जो मशीन इस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। नाउ वी हैव कम टू last topic of this chapter 5.12, which is reforestation. Let's start with it. Professor Ahmed suggest करते हैं, आंसर करते हैं कि why deforestation is reforestation. बताते हैं कि deforestation को हम reforestation करके उसको बचा सकते हैं permanently. Like deforestation, so ऐसे भी deforestation होता है। deforestation में D आ रहा है, पहले देखो, deforestation and reforestation. Reforestation. So now अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे D है, यहाँ पे री है। री मतलब कोई चीज़ दोबारा यूज़ हो रही है, ठीक है, अगेन यूज़ हो रही है या अगेन कोई चीज़ हो रही है। री मतलब अगेन, डी मतलब कि वो ख़त्म हो रही है, रीयूज़ नहीं हो रही है, अगेन नहीं हो रही है, ठीक है। सो रिफॉरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो डिफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन है, वो रिस्टॉक करता है डिस्ट्रॉयड फ्लावर्स
को, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन पे नए प्लांट्स को वो प्लांट करता है, ठीक है। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वो फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, और वो भी जो पेड़ उगाते हैं वो सेम स्पीसीज मतलब एक ही काइंड के होते हैं, जो फॉरेस्ट में उग रहे होते हैं उन्हीं के काइंड के होते हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट, जितने हम पेड़ को काटते हैं उससे 2 गुना या उसी के हिसाब से पेड़ को प्लांट भी करना चाहिए। सो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है विदाउट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया मतलब उस पर सब कुछ हमने काट दिया, पेड़ों को हटा दिया, और अगर हम उसको डिस्टर्ब भी ना करें, इस लैंड को कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए छोड़ दें, इट reestablished itself and natural reforestation अपने आप अकर हो जाएगा। एंड स्पेसिफिक नोट ये है कि इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडियस डैमेजेस टू फॉरेस्ट, ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारे डेंजरस चीज़ें कॉज करी है फॉरेस्ट के अंदर, दैट्स वाई रिफॉरेस्टेशन अपने आप नेचुरली अकर होता है। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, अगर हमें आने का अपकमिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए हमें फॉरेस्ट बचाने होंगी, ठीक है, प्लांट करनी होगी बहुत सारे ट्रीज़ को, यही ऑप्शन है, ठीक है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन नेचुरली परमानेंटली ख़त्म हो सके। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि इंडिया जिसमें हम रहते हैं उसमें एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट किया गया है, और ये एक्ट का क्या एम है, इससे कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट की हो सके, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं कि बेसिक नीड्स कि पीपल को क्या बेसिक नीड्स चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट की क्या नीड्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स क्या है, उनके भी चलती हैं। आफ्टर सम डेज जो वहाँ के फॉरेस्ट के हेड थे वो बच्चों से पूछते हैं to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। वहाँ के जो हेड होते हैं फॉरेस्ट के वो बोलते हैं कि सनलाइट के बाद आपको जू में या जहाँ पे आप फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में गए हैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद बताते हैं चिल्ड्रन को और कि ऐसे ऐसे इन्होंने हेड ने फॉरेस्ट के हेड ने गाइड किया है तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने थैंक यू किया, ठीक है। इस तरीके से उनका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस और जो पिकनिक ठीक तरीके से हो पाई। दिस इज़ अ चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत ईजी चैप्टर था, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज एंड कीवर्ड्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।